So we have to solve the test paper. इसको पेंडिंग था ना हमारे टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी गो फॉर अवर टॉपिक टुडे. सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, टेल मी द आंसर्स. बताओ. Which of the following best describes the central aim of digital humanities in literary studies? We did digital humanities, we did electronic studies. बहुत जल्दी मीडिया थ्योरी करेंगे, साइबॉर्ग थ्योरीज करेंगे, फिल्म थ्योरीज करेंगे. HPSC के अंदर पूरा फिल्म स्टडीज आता था. HPSC एग्जाम में फिल्म स्टडीज आता था, अभी हटाया उन्होंने रिसेंटली. बट ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थिंग्स. आपके पेपर में अडेप्टेशंस, मूवी अडेप्टेशंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इफ़ यू वांट टू बी अ JRF, फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इफ़ यू जस्ट वांट टू अटेम्प्ट द एग्जाम तो आधा छोड़ दो, आधा पढ़ लो. बट JRF के लिए क्या होता है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के उसमें एक क्वेश्चन का चांस है, उसको भी देखेगा. तो हमें क्या करना है, हम उन थ्योरीज को भी पढ़ेंगे जो पहले हम नॉर्मली नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमें वी कैन नॉट टेक रिस्क. कैन वी? तुम्हारे पास 6 महीने एक्स्ट्रा जिंदगी के फालतू हैं. तुम्हें दिसंबर में जाके एक्सपीरियंस लेके आना है या पास होना है? एक्सपीरियंस लेना होता तो मेरी क्लास में नहीं आते, अपने आप ले लेते. यहाँ आए हो तो यही है कि भाई पास हो जाए. ठीक है, आप अपनी तरफ से तो पास ही होना चाहते हो ना. मैं भी चाहता हूँ पास हो. कौन सा कोचिंग टीचर चाहता होगा कि उसका बच्चा पास ना हो? भैया आप पास होगे तभी तो मैं यहाँ पहुँचूंगा. लेवल मेरा कैसे बढ़ेगा? तो हम JRF के पर्पज़ से ही जाएंगे. मान के चलो कि जून वाला एग्जाम पैटर्न रिपीट होगा. मैंने जून के लिए भी कहा था, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियोज़, कि जून का पेपर टफ आएगा. कुछ लोगों ने इसको लाइटली लिया, कुछ ने कहा ये तो कमर्शियल एक्टिविटी है, पेपर को टफ तो बोलेंगे ही. वाल है तो ठीक है. तो जिन्होंने लाइटली लिया उनको ज़्यादा चक्कर आए, जिन्होंने सीरियसली लिया उनको थोड़ा कम चक्कर आया. और लकीली हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं कुछ, तो नाक थोड़ी सी बच गई. अब दिसंबर को भी वी हैव टू टेक लाइक दैट. हल्के फुल्के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है हमें, वी हैव टू टेक इट सीरियसली. तो ये जितने कोटेशंस हैं कमेंट से आज सॉल्व करोगे, एज इट इज़ मगअप कर देना. अकॉर्डिंग टू मी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो रेयरली इनसे बाहर जाएगा. एज इट इज़ रट्टा मार देना. जो क्लासेस देख चुके हैं उनको समझ भी आ जाएगा. जो है इन्होंने बाद में क्लासेस ज्वाइन की हैं, 2 क्लासेस मैंने पब्लिक भी रख दी थी. तीसरी पब्लिक नहीं है, तीसरी प्राइवेट है जिसमें ज़्यादा कंटेंट है. उनको देख लो तो आपको मिलेंगी चीज़ें. अब बताओ अपने आप. आंसर बड़ा आसान है. बी आंसर क्यों? क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा आंसर है ना. 4 लाइन में इसमें सर ने ज़्यादा लिखा हुआ है. नहीं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ ना लास्ट में जब कुछ नहीं आता तो. वाई? ओके. Following best describe the central aim of digital humanities in literature studies. So we studied this, that now literature and computational study of literature. तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं, सही हो सकते हैं. To replace traditional reading with digital media. क्या गलत है ये? कैसे गलत है? ये तो वही. To replace traditional reading with digital media entirely is also the same thing. We are moving towards digital humanities. अब बुक्स खत्म हो जाएंगी. क्यों नहीं होगा? सारी बुक्स आपकी डिजिटल हो गई हैं. किंडल आ गया है. किंडल थोड़ा सस्ता हो जाए फिर देखो 200 रुपये में किंडल बुक्स आए. फिर देखो आप सबके पास किंडल होगा. हटा दोगे कॉपी वॉपी सब हटा दोगे. आप ऐसे एक्चुअली कई हैं जो लैपटॉप पे टाइप करते हैं, क्लास में लिखते भी नहीं है. तो फिर गलत है क्या ये? अच्छा, पहला सही है लेकिन ज़्यादा सही नहीं है. हाँ, दैट कैन बी अ पॉइंट. टू पब्लिश बुक्स इन ई-बुक फॉर्मेट ओनली. ये भी तो है. क्यों? रोसेटी आर्काइव्स क्या है? बुक्स को पब्लिश तो किया जा रहा है. ये भी तो है. फिर नीचे क्या ऑप्शन है? टू कन्वर्ट लाइब्रेरीज इनटू वर्चुअल गेमिंग सेंटर्स. चलो मान लो गेमिंग वैसे यहाँ पे स्टडी के लिए यूज हुआ है, तो थोड़ा बहुत ये भी सही है. बट ज़्यादा सही कौन सा है? टू यूज डिजिटल टूल्स. सो व्हेन दे से डिजिटल टूल्स, इसमें सब कुछ आ गया. ठीक है, वेदर द हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, इधर यू आर स्कैनिंग और यू आर यूजिंग मोशन ग्राफिक्स, सब आ गया. एंड मेथड्स टू एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन मीनिंग समझने के लिए, एंड विजुअलाइज लिटरेरी टेक्स्ट. विजुअलाइजेशन मतलब काइनेटिक पोइट्री. जैसे द रोड नॉट टेकन, तो इसकी एक वीडियो बन सकती है बहुत सुंदर सी जिसमें दिखा दिया जाए दैट समबडी इज एक्चुअली नॉट टेकिंग अ रोड, राइट. विजुअलाइजेशन, काइनेटिक पोइट्री. दिस इज बेटर ऑप्शन देन ऑल अदर्स. सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां चारों सही लगेंगे. यहाँ पे बी थोड़ा ज्यादा सही अलग से दिख रहा है, बट यू विल गेट क्वेश्चन वहां चारों तुम्हें सही ही लगेंगे. So use your brain right there. Okay, बहुत बढ़िया. B is the right answer. Which of these project is considered foundational example of digital humanities? Now, as
See, many of you are scholars. This is the best part of offline batch. अभी कोविड के बाद जब ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो ऑफलाइन का क्राउड कम हो गया. पहले हम 300 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाते थे. मैं आपको बताता हूँ, जाम लग जाता था. तो यहाँ पे क्लास होती थी मुनरिका साइड में, बड़ा सा हॉल. तो जब मेरी क्लास छूटती थी ना, तो मेरे स्टूडेंट्स निकलते थे, कोई स्कूटी पे है, कोई बाइक पे है, कोई ऑटो ढूंढ रहे, मेरी गाड़ी रुक जाती थी और मैं खुद अपने ही जाम में ऐसे बैठा रहता था. फिर हमने एक नया रूल बनाया कि पहले मैं निकलूँगा, तो मेरे 5 मिनट के बाद स्टूडेंट्स निकलेंगे. तो वो वाले दिन हमने देखे हैं. अब जब स्टूडेंट्स कम होने लगे तो आई वॉज टॉकिंग कि अगर किसी सिचुएशन में एक भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन में नहीं आएगा ना, तो मैं इनको स्टाफ मेंबर्स को बोलता था मैं तुम्हें बिठा के पढ़ाऊँगा, बट ऑफलाइन चाहिए मुझे फॉर दिस पर्पज़. आप में से एक स्टूडेंट का मैसेज आया, अभिषेक का. अभिषेक सेट सर, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग सबसे पुराना डिजिटल ह्यूमैनिटीज लाइब्रेरी है, तो आपने रोसेटी आर्काइव्स क्यों मेंशन किया? सो बिकॉज ऑफ अभिषेक आई ऑल्सो हैड टू स्टडी, कि मैं थोड़ा और देखूं डिटेल में, सो दैट आई कैन कन्विंस यू. यू आर स्कॉलर्स व्हेन यू हैव योर पीएचडी, राइट? सी, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग इज नो डाउट द फर्स्ट एफर्ट ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज आर्काइव, बट it was just an effort, an experiment, and they did it. Literally, actually किसने किया? Rossity Archive. This is scholarly collection of Rossetti's paintings, D.G. Rossetti's paintings, D.G. Rossetti's works. So Rossity Archives actually first आपका वो माना जाएगा Archive of Digital Humanities. So right answer is Rossity Archives, but for chronological purposes, Gutenberg. तो ये याद रखना, कभी ऐसे आ जाए ना कि टाइम के हिसाब से बताओ the first one, सबसे पहले कौन सा आया, तो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है. ये 70s 80s का है, ये 1998 2004-5 के आसपास का है, राइट? आपकी बुकलेट्स में होगा ये. हाँ, which scholar, या 1990, which scholar is widely associated with the concept of distant reading in digital humanities? फ्रैंको मोरेटी. अब देखो दोबारा से, उस लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था मुझसे डिस्टेंट रीडिंग क्या होता है. डिस्टेंट रीडिंग का मतलब यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं. इट्स नॉट अबाउट डिस्टेंस, इट इज अबाउट दैट यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट. What kind of reading you're doing? So if you are, give me the copy. Suppose this is a notebook. Okay, this is a notebook. So all you can do is, you can just read the page. Can you click it and open a new page? That is called close reading. Distant reading in digital humanities is a new form, a new invention. You can call it revolution. But if it is a Wikipedia page, and you are not able to understand one particular word, name of some writer, or you want to click something and open it, can you open 100 pages in Wikipedia? आप में से कितने लोगों की आदत है पढ़ते पढ़ते 50 पेज खोल देते हैं? वाओ, प्राउडली हाथ उठाओ. पढ़ते पढ़ते 50 पेज खोल देते हैं, अभी दोबारा कभी नहीं देखते. तुम सबको ADHD है, मेरी भी आदत है. मैं भी पढ़ते टाइम तो ऐसे टोनी स्टार्क हो जाता हूँ, मैं 100 पेज पढ़ूंगा, फिर नहीं देखता मैं. बट दैट क्रिएट्स अ बिग कॉर्पोरा, अ बिग थिंग दैट आप कहीं से भी पढ़ लो. मेरे रैंडम नॉलेज का रेफरेंस भी यही है. मैंने इतना इधर उधर पढ़ा है ना, वो सब कलेक्टिव नॉलेज हो गया. तो दैट इज डिस्टेंट रीडिंग. यहाँ पे दूरी नहीं है, इट्स लाइक द बिग फॉर्म. ओके, सो फ्रैंको मोरेटी इज द फादर ऑफ डिस्टेंट रीडिंग. पॉइंट टू बी नोटेड. क्लियर आंसर है. 99% चांस है एज इट इज पेपर में आ जाए. टेक्स्ट ऑन एनकोडिंग इनिशिएटिव इज प्राइमरली यूज्ड फॉर. ठीक है, आपका राइट आंसर है डिजिटल एनकोडिंग, क्योंकि एनकोडिंग मैच हो गया. ऐसे आंसर करना है क्या? नहीं. टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव. सी, व्हेन यू वांट योर टेक्स्ट टू अपीयर ऑन कंप्यूटेशनल थिंग्स, उसमें कोडिंग होती है. जैसे आपके व्हाट्सएप पे जो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं ना, उसके पीछे उन वर्ड्स की कोडिंग होती है, लैंग्वेज होती है. सो दिस टेक्स्ट एनकोडिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड टू डिजिटल एनकोडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. इससे आप एनालिसिस कर सकते हो एंड आप मल्टीपल तरीके से इसको प्रिजर्व कर सकते हो. आपकी PhD फाइल गायब हो सकती है, लेकिन अगर आपने स्कैन करके उसको ईमेल में सेव कर रखा है तो, और आपका हमेशा पासवर्ड है, तो आप उसको कभी भी जब चाहे ला सकते हो. कितने एम्बैरेसिंग मोमेंट होते होंगे ना आपके, जब मोमेंट्स होते होंगे जब पुरानी फेसबुक फोटोज 8-10 साल वाली सामने आती होंगी. हाँ, देखिए खुद की फोटोज. मैं तो देखता नहीं, मैं तो आईडी बंद कर दी. मुझे लगता है ये कौन है. सो यू कैन प्रोटेक्ट इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. In fact, when I will teach you post-humanism, I'll give you a reference of a book. Now it has been converted into a movie. So it's the future generation, and they are having synthetic, with the synthetic skin babies. So they look human, and there is a couple, they don't have a kid. उनका कोई बच्चा नहीं है. तो वो जाते हैं शॉप पे, and they get a baby. And the technology is advanced like this, that the baby has been, the memory has been trained like this, that he behaves like a baby.
How they train the memories? They study 10,000 kids, and studying 10,000 kids, they understand the common behavior. Then they train the robots. तो वो जो छोटा बच्चा है वो एक्चुअली इंसान नहीं है, बट वो इंसान है. उसके टेस्ट, उसका खाना पीना, रोना या जो बच्चे का बिहेव है वो सब कुछ उसका वो है. नाउ देयर इज समथिंग दैट काइंड ऑफ मैल फंक्शन और समथिंग लाइक दैट, कि वो जो बच्चा है वो एक्चुअली इमोशंस फील करना शुरू कर देता है. Parents are happy they have a kid, parents love him, but the kid starts feeling emotion and he is not able to say, not able to tell, but he is getting emotional for his mother, for his father. And one day, the couple has their own natural kid. The lady conceives. This robotic kid doesn't want that baby. He shows some kind of jealousy, and the parents think that there is some issue with the robot. They return him. The child doesn't want to go back. He has tears, and they're not understanding that these tears are actually some natural tears. उस बच्चे को वो वापस दे देते हैं. Company takes it back and throws it in the garbage, and the battery goes down. Now after 3,000 years, the battery charged. He opens his eyes and realizes that the world has been completely taken over by the AI robots. इंसान खत्म हो चुके हैं, दुनिया पे कब्जा हो गया, एंड दैट किड इज स्टिल क्राइंग फॉर हिज मदर बिकॉज उसके लिए वो फ्रेश मेमोरी है. सो इट ऑलमोस्ट मेड मी क्राई, क्योंकि वो आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि अरे यार क्या हो रहा है. बट दीज थिंग्स आर द फ्यूचर. दे आर स्टडिंग दिस थिंग दैट इफ यू आर डेड एंड विद इन 30 minutes to 1 hour, if your body is in front of them, they can scan your memories. So if they can actually do the scan of your memory, and then they can create some robotic personality with some skin which looks like human, तो वो आपकी ही रेप्लिका बना के घर भेज देंगे. और अगर घर बना के से भेज देंगे तो उसके यहाँ पे AI होगा. सो दे आर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल. What digital tool is commonly used in digital humanities for mapping and geospatial visualization? GIS. See, what they have done, as I told you, now they are studying the geographical locations of those things. For example, Jane Eyre. So we study Jane Eyre. It is written by Charlotte Bronte. Set in South England. Exactly कहाँ? तो ये क्या करते हैं, अब ये उन बुक्स का एक लोकेशन बनाने की कोशिश करते हैं. दैट हाउ रॉबिन्सन क्रूसो मस्ट हैव ट्रैवल्ड, सो वेयर डिड ही गो, व्हाट वाज हिज रूट, जैसे वास्को डी गामा कैसे आया. एंड नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन योर मोबाइल फोन्स. यू डोंट इवन नो दैट. इफ यू क्लिक सम फोटो, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द टाइम लोकेशन ऑफ दैट फोटो? आईफोन, अगर आपने एक फोटो खींची है तो जहाँ फोटो खींची है, जिस जगह पे फोटो खींची है, वो भी लोकेशन जो उसकी जियो आइडेंटिटी है वो एज इट इज लॉक्ड है. ये वही चीज़ है GIS. सो रिमेंबर दिस थिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द सेम थिंग. अभी एडवांस हो गया है. इट कैन हेल्प यू. अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की फोटो खींची है तो आपने किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो फोटो खींची है, आपका आईफोन आपको बता देगा. और भी एडवांस फोन से तो वो भी बता देंगे. सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट SMS नॉवल? मैंने क्या लिखवाया था? क्लॉक रूम. वो भी फर्स्ट माना जाता है. विंक होटल भी फर्स्ट माना जाता है. द लास्ट मैसेज रिसीव्ड, ये भी फर्स्ट माना जाता है. लेकिन इफ यू एक्चुअली आस्क फॉर अ प्रॉपर SMS नॉवल दैट गॉट क्रिएटेड इन द सीरीज ऑफ SMS, इट इज विंक होटल. हाँ, दिस वन, D, विंक होटल. यू वांट टू राइट अबाउट इट? यस सर. ठीक है, लिख लो उसके बारे में. आई विल गिव यू सम पॉइंट्स. Wink Hotel was written by Isabella Boone. Wink Hotel written by Isabella Boone. Isabella Boone. Wink Hotel written by Isabella Boone is called the first entirely composed novel through SMS. ये कंप्लीट नॉवल है थ्रू SMS ओनली. इसमें सीरीज ऑफ SMS है, मल्टीपल सीरीज. सो इट्स अ लॉन्ग नॉवल, बट ऑल द स्टोरी रिटन थ्रू SMS ओनली. राइट? जो मैंने आपको क्लॉक रूम बताया था वो सिंगल लॉन्ग SMS है, सिंगल लॉन्ग SMS. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट SMS नॉवल. इसको भी लिख लो. The last message received is also famous
इट इज बाय हानू लुनशियाला. इसमें रिसीव्ड काट देना, रिसीव्ड इज नॉट द कंप्लीट टाइटल. द लास्ट मैसेज. हानू लुनशियाला. That is also a SMS novel. That's 2007. It is famous, but it came later. Wink Hotel 2001. Wink Hotel 2001 and Hanu Lunshiala's Last Message 2007. ठीक है, point to be noted. Now the next one. बाकी दोनों वो नहीं है, दोनों SMS novel नहीं है. Which of the following best defines hypertext fiction? बोलो. Okay. Why not this? Online journals about fiction writing. Online journals about fiction writing. ये क्यों नहीं है? Textbook with hyperlinks for study reference. ये क्यों नहीं है? Almost same है. Textbook with hyperlinks for study references. Acha, suppose this is the question in your exam. Go for the wrongest one. Tell me the wrongest answer. This one. Yeah, this is the wrongest one. So थोड़ा सा ये सही है, थोड़ा सा ये सही है. अब ये fiction that uses hyperlinks to offer multiple reading paths and non-linear storytelling. Non-linear storytelling मतलब you don't have to start your story from starting. आधी स्टोरी स्टार्टिंग से बता दो, आधी मिडिल से बता दो, आधी एंडिंग से बता दो, एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बता दो. That is non-linear narration. For example, something happens in class and I am the only narrator and I'm narrating it from starting. It is linear narration. But I'm the only narrator and I'm just randomly telling you story without connecting, non-linear. But if you all are narrator and with me you all are adding, that is also non-linear. एक लाइन मैंने बोला, एक लाइन उन्होंने बोला, एक लाइन उन्होंने बोला, that is also non-linear. तो ये आपके hyperlinks. Whenever you get confused, open the Wikipedia page in your brain. कोई रूल रेगुलेशन है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे ऑर्डर में क्लिक करना है? आप कुछ भी खोल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, क्लिक क्लिक क्लिक. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन लीनियर, देन हाइपरलिंक्स. ये मल्टीपल रीडिंग पाथ्स खोल देता है आपके लिए. सो दैट्स द बेस्ट आंसर. ज्यादा करेक्ट आंसर ये वाला है. काइनेटिक पोइट्री बेस्ट डिस्क्राइब्स. सो वी नो दैट कि अगर आपकी पोइट्री स्क्रीन पे है, एनिमेशन एंड ऑल, दैट इज काइनेटिक पोइट्री. फॉर चिल्ड्रन देयर आर कार्टून पोइट्रीज. आई गेव यू द रेफरेंस, द फेमस वन. बच्चों की राइमिंग्स कौन कौन सी चल रही हैं वीडियो पे जो बच्चे छोटे बच्चे लगा के देखते हैं? हाथी वाला, एक छोटा हाथी घूमने गया, और आहा टमाटर बड़े मजेदार, और हाँ वही जो आप बता रहे हो, कोको मेलन ऑल. मेरे घर में तो मेरा भतीजा है तो मुझे पता है वो क्या करता है. वो एक छोटा हाथी लगा के फिर आपको पूरे दिन टीवी नहीं देखेगा, वो रिपीट पे वही चलेगा. तो ये काइनेटिक पोइट्री का एग्जाम्पल है. इट हैज़ अ पोइट्री बट देन नाउ दे हैव गिवन एनिमेटेड इमेज. सो रिमेंबर दैट इज काइनेटिक पोइट्री. इंस्टा पोइट्री में भी काइनेटिक पोइट्री आती है. हु इज द ऑथर ऑफ आफ्टरनून, अ स्टोरी, वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइपरटेक्स्ट फिक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट अ कार एक्सीडेंट. इसमें दोपहर में कार एक्सीडेंट होता है. अब जो बंदा है वो एक्चुअली खुद बैडली इंजर्ड है, तो उसको रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, उस वक्त बगल में जो बैठा वो क्या कर रहा था, पीछे जो बच्चे बैठे वो क्या कर रहे थे, बाहर क्या था और स्पीड क्या थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. तो वो नरेशन दे रहा है कार एक्सीडेंट का, बट वो 8-10 नरेशंस और ऐड कर रहा है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. So Afternoon, a Story by Michael Joyce is actually about car accident and is called one of the first book of digital humanities. Most important hypertext fiction. Don't forget this. ठीक है? Right answer, Michael Joyce. Patchwork Girl, very very important. 99% chance है as it is आने की. Very important. Patchwork Girl is feminist retelling of Frankenstein by Mary Shelley. तो अगर कोई ये पूछ ले कि मैरी शैली की फ्रैंकेनस्टाइन का फेमिनिस्ट रीटेलिंग क्या है, और वो भी डिजिटल ह्यूमैनिटीज में, पैचवर्क गर्ल बाय शेली जैक्सन. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. लोग कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, आपको आंसर आते होंगे, तो ये मिस मत करना. यू हैव रेड फ्रैंकेनस्टाइन? मैरी शैली कभी अपने आप पढ़ा है? बहुत अच्छी कहानी, खूबसूरत कहानी है. हॉलीवुड में तो फ्रैंकेनस्टाइन नाम से घोस्ट शुरू हो गए, तो वैसे भी इट्स द क्लासिक ऑफ लिटरेचर. And imagine there is a feminist perspective of that story. तो वैसे भी हमें आना चाहिए. We should know that.
So Sally Jackson, Patchwork Girl, is a feminist perspective of Mary Shelley's Frankenstein. मैरी शेली ने किताब लिखी, उसमें एक साइंटिस्ट होता है विक्टर, उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन। वो क्या करता है, वो डेड बॉडीज के पार्ट्स इकट्ठे करता है और एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। सो ही एक्चुअली बिल्ड्स अ ह्यूमन बॉडी एंड देन समहाउ गिव्स लाइफ। दैट ह्यूमन बॉडी इज अ लाइफ। हियर ही हैज बीन कॉल्ड मॉन्स्टर, उसे बार बार मॉन्स्टर बोलते हैं। अब क्या होता है, दैट मॉन्स्टर इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय विक्टर। तो विक्टर उसका गॉड है, वो बोलता है माई मेकर, उसको बार बार अपना मेकर बोलता है। नाउ वन डे द मॉन्स्टर हु इज ऑलवेज अलोन आइसोलेटेड इन द हाउस, ही पीप्स इन द हाउस ऑफ विक्टर। तो जाके देखता है कि विक्टर क्या कर रहा है। सो ही फाइंड्स आउट दैट विक्टर इज हिज गर्लफ्रेंड एंड दे आर लाइक लविंग ईच अदर, मेकिंग लव। मॉन्स्टर रियलाइजेज दैट आई एम अलोन, आई शुड ऑल्सो हैव सम पार्टनर, अ फीमेल कंपेनियन। Goes to his master and says, sir, you have created me, you have given me life, now I also deserve Eve। जैसे भगवान ने एडम को भेजा है, फिर ईव को भेजा, या हिंदुइज्म में मनु को भेजा। मनु अकेले बचे थे ना आफ्टर प्रलय। हिंदुइज्म में जो कहानी है प्रलय की, आपने सुनी है, जो नोआज आर्क है। ऑल ऑफ दीज माइथोलॉजीज आर कनेक्टेड हियर। जब आप यहाँ जाओगे ना, आपको सारे धर्मों की बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। द ग्रेट फ्लड, सो द ग्रेट फ्लड, नोआज आर्क इज एक्चुअली द सेम स्टोरी ऑफ मनु। Vishnu came, Vishnu told Manu that a great flood is coming, collect all the pairs of species। तो सारे पेयर्स इकट्ठे हुए, देन बहुत बड़ा एक फ्लड आता है एंड विष्णु भगवान जो आते हैं मत्स्य अवतार में, मछली अवतार में, और उसको बचाते हैं उसकी नाव को। एंड देन मनु इज टेकन टू एवरेस्ट। द फर्स्ट मैन टू क्लाइम एवरेस्ट अनऑफिशियली वाज मनु। इसके जयशंकर प्रसाद की एक बुक है कामायनी, बहुत खूबसूरत किताब है। उसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो वो मनु अकेले वहां पे होते, फिर वो यज्ञ करते हैं, बहुत यज्ञ। फिर यज्ञ से गॉड्स खुश होते हैं और एक इव को भेजते हैं। एडम का क्या है, एडम को इव कहां से मिली? फ्रॉम द रिब्स। जो हमारी बॉडी में रिब्स होती है ना, द लास्ट रिब, द वीकेस्ट रिब, गॉड ने उसको तोड़ के इव बनाया। So that is an objectionable thing. अच्छा, women has been created from male's body only, but in Hinduism it is said that it was the woman was sent by the God after the prayers. तो वहाँ से फिर जनरेशन शुरू होती है। So just like that, he said कि give me a wife. अब विक्टर ने सोचा कि if I give him a wife, what did they start? Multiplying. जैसे इंसान नई नई रेस बना रहे हैं। अभी आपने देखा, लास्ट बैच में मैंने पढ़ाया भी था कि नए डॉग्स बना दिए, वुल्फ। लॉस्ट प्रजाति जो थी, द लॉस्ट डीएनए, द लॉस्ट जीन्स ऑफ अ वुल्फ, एंड नाउ दे आर रिसरेक्टेड, और अब उन्होंने दोबारा बना दिए। सो इफ यू कैन जस्ट गिव लाइफ बैक टू पीपल, गलती से डायनासोर मत बना देना बहुत बड़े बड़े, फिर वो खत्म भी कर देंगे मैनकाइंड को। तो विक्टर डिनाइड, विक्टर सेड व्हाट इफ दे मल्टीप्लाई। तो ये मॉन्स्टर, लेडी मॉन्स्टर, बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स, और ह्यूमन रेस को थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। सो ही सेड नो। यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। द टसल स्टार्ट्स कि अच्छा तुम तो फैमिली लाइफ जियो और मैं अकेले रहूं, तो मुझे बनाया क्यों? सो ही किल्स हिज गर्लफ्रेंड। वो कहता है फिर तू भी मेरे साथ रहे। ऐसे फिर एक फाइट स्टार्ट होती है, चेज स्टार्ट होता है, जिसमें विक्टर उसको चेज कर रहा है। लास्ट में होता है विक्टर मर जाता है और मॉन्स्टर जो है उसको, उसकी बॉडी को ऐसे दे देता है कैप्टन को कि भी तुम इसको रखो और मैं जा रहा हूँ। तो स्टोरी ये दिखाते हैं कि वो मरने चला गया नॉर्थ पोल में, बट वो एक्चुअली मरता नहीं है। तो मैसेज इज दैट ही इज अलाइव। द स्टोरी इज लाइक दैट। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ नेट। आई ऑल्सो मेड द मिस्टेक। Who is Frankenstein in the story? It is Victor Frankenstein. It is the hero. But ये पूरी दुनिया का सबसे common mistake है that people call the monster that he is Frankenstein. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का, इन फ्रैंकेस्टाइन कौन है? मैं भी मॉन्स्टर लगा के आया था कि तो मॉन्स्टर है। और ये कॉमन मिस्टेक है दुनिया में सब, क्योंकि अब आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे ना, तो फ्रैंकेस्टाइन वर्ड ही मॉन्स्टर के लिए यूज हो रहा है क्योंकि वर्ड पॉपुलर हो गया, राइट? बट इट वाज एक्चुअली द नेम ऑफ द हीरो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन। उसका ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है कि भाई क्यों आपने एक लड़की उसको नहीं दी, आपने क्यों रोका, आपने क्यों उस वुमेन नहीं क्रिएट किया आपने, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसको तो गलती से भी मत भूलना, इवन फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन, ELO? Remember, in digital humanities and electronic literature studies, this is one of the most important organization. This is the base, ELO.
तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन ही सारी जिम्मेदारी लेता है फॉर ऑल द डेवलपमेंट्स। तो ये वैसे भी याद रखना। नाउ व्हाट इज द राइट आंसर? साइंस फिक्शन मूवीज को पैसे देना, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द वर्क्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर, पब्लिश पेपरबैक पोइट्री, द कंडक्ट वर्कशॉप फॉर नॉवल राइटिंग्स। रॉन्गेस्ट कौन सा है? ये दोनों रॉन्गेस्ट है, क्योंकि पेपरबैक से मतलब नहीं है और नॉवल वगैरह के लिए भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो सकता है, 100% सही नहीं है, जस्ट 1%. This is the right answer. To promote, preserve the works of electronic literature. What is the short form of electronic literature? No, वो तो organization है, ELO, ELIT, electronic literature, ELIT. Which scholar wrote extensively on the materiality of digital texts and is associated with digital forensic, DH? Option A. ये extra question है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, इसको लिख लो आप. He wrote a famous book, Mechanism. Matthew Kurzbaum, ऐसा नाम होगा ना, Kurzbaum. He wrote a famous book, Mechanism. Mechanism, the new media and forensic imagination. Mechanism, फिर दो बिंदी लगा दो, colon, the new media and mechanism, फिर कंप्लीट टाइटल है द न्यू मीडिया एंड फॉरेंसिक इमेजिनेशन. द न्यू मीडिया एंड फॉरेंसिक इमेजिनेशन. इन्होंने डिजिटल ह्यूमैनिटीज के सारे टूल्स को एक्चुअली स्टडी किया है कि क्या क्या टूल्स काम आते हैं. मटेरियलिटी ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज. सो न्यू मीडिया एंड फॉरेंसिक इमेजिनेशन. नेम ऑफ द बुक मैकेनिज्म. फुल टाइटल के दो बिंदु लगा दो, कॉलन आगे लिखो, न्यू मीडिया एंड फॉरेंसिक इमेजिनेशन. दैट इज द बुक. टाइमिंग भी नोट कर लो इसकी. 2008. This is the book, 2008. This is the book that explores materiality of digital text. तो इसमें जितने भी टूल्स हैं या जो भी चीज़ें हो सकती हैं, इन्होंने ग्लॉसरी बनाई है डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के लिए. आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, हाइपरलिंक्स क्या हैं, स्कैन वर्ड भी आपका इस्तेमाल हो गया, PDF, PPTs, सारे वर्ड्स आपके वहाँ पे ऐड ऑन होते हैं. सो पॉइंट टू बी नोटेड, he has given a complete glossary and index of materiality use of digital text. याद रखना, डिजिटल फॉरेंसिक के नाम से भी याद रखना. इनके बनाए हुए चीज़ें ही आपकी प्लेजरिज्म पकड़ सकती हैं. अगर आपने कहीं किसी चीज़ की कॉपी की है, द मोमेंट आप कंप्यूटर में डालोगे पता चल जाएगा. यू हैव क्वेश्चन? अच्छा आशीष, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? इन्होंने क्या किया है, अगर आज तुमने किसी की PhD कॉपी कर ली, जैसे तुम कंप्यूटर में डालोगे ना, इनके बनाए हुए टूल्स की वजह से वो पता चल जाएगा. जैसे Q-Text बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर प्लेजरिज्म, राइट? So this is the right man. Remember, थोड़ा हाई लेवल है, आएगा नहीं आएगा, not sure. Franco Moretti's concept of distant reading. We have done. Reading the summaries of the book. No, वो तो हमारा मेथड हो जाएगा. Analyzing text through computational models rather than close reading. ये right answer है. Rather than close reading मतलब in literary theory you will focus on the text. और ये बोलता है नहीं, on the text click करो, multiple चीज़ों में reading में जाओ. So that is distant reading. So right answer is B. Discuss किया था मैंने पहले अभी. Which of these is a characteristic feature of electronic literature? बताओ. अरे वाह, बहुत जल्दी आंसर कर दे रहे हो. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो दूसरा आंसर सही कौन सा? चलो ठीक है, C is correct. Okay. और कोई आंसर? सेकंड आंसर कौन सा सही है? सेकंड आंसर. No, it only आ गया ना. It exists. No, डिजिटल ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव है. जैसे फेसबुक पोस्ट पे सारे कमेंट में नीचे लड़ते हैं ना, वो इंटरेक्शन है. फेसबुक में आपको जनता को लड़ाना है, दो लोगों की फोटो डाल दो, लाइक फॉर दिस, हार्ट फॉर दिस, लड़ा दो. ये एंगेजमेंट के तरीके होते हैं ना. ये आप धीरे धीरे आप जानते भी हो, यू आर मोर स्मार्ट देन मी. ये फेसबुक पोस्ट जो आपके पास आती है ना कि कमेंट में भगवान का नाम लिखे और ये एक्चुअली एंगेजमेंट बढ़ाने के तरीके होते हैं. कोई धार्मिक चीज़ें नहीं होती हैं. भी होता क्या है, इट इज़ ट्यूसडे. अब सुबह आपके हनुमान जी की फोटो है और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एंड यू आर रिलीजियस. तो उसमें लिखा होगा कि इग्नोर ना करें, लिखा होता है इग्नोर ना करें, नाम लिखें, मन चाहे इच्छा पूरी होगी. फिर लाइक अच्छा लिख दे यार, क्या जाता है, डू इट फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड. ये एंगेजमेंट बढ़ाने के, दैट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव.
तो ये है यहाँ पे, राइट आंसर इज सी। विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन्वॉल्व्स रीडर इंटरेक्शन? यू नो दिस, रीडर इंटरेक्शन इन्वॉल्व होना, पॉइंट टू बी नोटेड। इन नॉर्मल रीडिंग राइटर इज डन विद द बुक, book goes in the hand of the reader. So writer and reader, they are not involved together, but in digital humanities they can be involved together. One of the best example is my live class on YouTube. मैं पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं, और हाथों हाथ हंसी मजाक भी होता है, बातचीत भी होती है, रिप्लाई भी होता है। तो ये इंटरेक्शन जो ज़्यादा है, इंटरेक्टिव स्टाइल, और सिर्फ आपको इंटरेक्टिव फिक्शन इस तरह में मिलेगा। अब इस तरह की स्टोरीज आ रही है जहाँ पे आप स्टोरी को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आप स्टोरी को चूज कर सकते हो, आप अपनी स्टोरीज खुद डेवलप कर सकते हो। राइटर विल गिव एन आइडिया और आप साथ में इन्वॉल्वमेंट, एंड यू कैन इक्वली टाइप योर स्टोरीज। विल कम फॉर दैट एग्जांपल। सो राइट आंसर इज इंटरेक्टिव फिक्शन। अच्छा, दूसरा देखो, ग्राफिक नॉवल प्रिंट फॉर्मेट है, बायोग्राफी प्रिंट फॉर्मेट है, नॉवेला प्रिंट फॉर्मेट है। ओनली यही है जो डिजिटल ह्यूमैनिटीज में जाता है, इन डिजिटल मीडिया। Which of the following best illustrates the concept of remediation in electronic literature? बताओ। remediation, किसी चीज को किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करवा लेना, रिटन टेक्स्ट को विजुअलाइज करवा लेना। प्रिंट नॉवल इनटू एन ऑडियो बुक, ओके। द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स ऑफ फिक्स ग्रामेटिकल एरर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ पोइट्री विद वीडियो एसेज, द डिलीशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट्स। बताओ क्या है? A, the transformation of print novel into an audiobook, okay। अब ये क्या है? The deletion, okay नहीं है। Replacement of poetry with video essays, ये नहीं। आप पोइट्री का रिप्लेसमेंट वीडियो एसेज के थ्रू जो कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी ऐड ऑन नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप प्रिंट फॉर्मेट को ऑडियो बुक में करोगे तो ऐड ऑन हो जाएगा आपका वीडियो में साउंड प्रेजेंटेशन। तो ज़्यादा सही आंसर ये होगा। यहाँ पे ये स्क्रीन दिखाने की बात कर रहे हैं, उसको ऐसे फॉर्म में बना के दिखा दो। ये उतना सही नहीं है जितना ए ज़्यादा सही है। अच्छा, ओनली ग्रामेटिकल एरर्स अगर नहीं होता ना तो फिर ये भी सही हो सकता है। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, दिस इज मोर करेक्ट, 10 to 20%, दिस वन इज करेक्ट। Which of these scholar is known for the work of hypertext narrative and cyborg theory? Repeated question 2022 UGC NET exam. Who deals with cyborg studies? Donna Haraway. मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारे टच में है, ईमेल पे हमारी बातचीत होती है, एंड अभी काफ़ी एजड है, ये 83-84 ईयर्स की हैं, तो मोस्टली शी इज़ इन रिटायरमेंट, एन्जॉइंग हर रिटायरमेंट। ऐसे राइटर्स होते हैं ना कि एक बार बहुत अच्छी बुक आ गई, एक बार आपकी बहुत ढंग की बुक आ गई और लोग उसको पढ़ रहे हैं। जैसे साइबॉग मैनिफेस्टो मेरे पास भी है टेक्स्ट, तो जो जो लोग आप भी खरीदोगे कल को तो इनको पैसे मिलते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ बेस्ट बुक्स विच आर सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दे आर गेटिंग, आई एम श्योर 1 करोड़ और 1.5 करोड़ पर मंथ, इतना तो मिनिमम आ ही रहा होगा, आई एम श्योर। हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो। So she's enjoying her retirement, but she's the first person who talks about the rise of cyborgs. Who are cyborgs? Not purely robots, humanoids. Human? हाँ। जैसे अभी our medical science has got a new advancement that if there is a body part, amputated body part, they can add some other, but someone else body part. आपका हाथ नहीं है, कोई दूसरा हाथ लगा के वो बना देंगे and you'll start working. अभी रिसेंटली पिग्स के हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं ह्यूमन बॉडी में, उन्होंने पिग्स के हार्ट निकाल के ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किए हैं, तो चला भी है। किडनी ट्रांसप्लांट ये सब हो रहा है। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं वो मना करेंगे अगर आपको रोबोटिक आर्म मिल जाए, एक हाथ ऐसा हो, आप टोनी स्टार्क या आयरन मैन की तरह कार उठा सको एक हाथ से, कौन मना करे? टेल मी। इफ इट इज नॉट पेनफुल, if it is not painful at all and you will get your hand back as it is, but अंदर जो है वो टाइटेनियम रॉड्स है या वकांडा का वाइब्रेनियम है और ये आपको पावर देता है कि आप चलते फिरते भी किसी को ट्रक को उठा सकते हो, कौन मना करेगा? टेल मी। या कोई आपको ये कह दे कि चलो एक छोटा सा इंजेक्शन है, एक प्लांट लगा रहे हैं, मेमोरी बढ़ जाएगी आपकी, दर्द नहीं होगा आपको, बोलो टेल मी, यू मना करोगे क्या? या आपके नीज जो है उसमें एक स्प्रिंग आ जाए, ऐसे स्प्रिंग जो आपको लगे कि नॉर्मल है, लेकिन आप जरूरत पड़ने पे छलांग मार के क्लास तक आ सकते हो घर से, मना करोगे? या आपकी आईज में स्कैनर आ जाए, बोले कि कुछ नहीं होगा, नॉट पेनफुल, भी हमें पेन से तो डर है, नॉट पेनफुल, बट मुझे मेरी आंखों में स्कैनर मिल जाए, सबके आईडी कार्ड मुझे दिख रहे हैं, सबका पता है कौन क्या नाम है, कहाँ से है। रेबन ने तो लॉन्च कर दिया है, रेबन गॉगल्स 30,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, फोटो खींच सकते हो।
और उससे पहले गूगल ग्लास आता था बहुत पहले, बट गूगल ग्लास सिक्योरिटी पर्पसेस बैन हो गया एंड देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजीज। रेबेन का तो यूट्यूब पे यू कैन वॉच इट, यू कैन बाय इट 30,000। मेरे मन में आया था खरीद लूँ, फिर मुझे लगा करेगा क्या। एक बार मैंने सोचा क्लास में लेक्चर देने के लिए यूज़ करूँगा, बट वो तो वैसे ही दे दूंगा ना। बट आ चुके हैं ऐसे चश्मे, उसमें यहाँ जो ये होता है ना साइड में, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आपको सिर्फ यूँ करना है, टच करना है एक बार। आप उसमें वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हो, फ़ोन कॉल ले सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, चलती कार में वीडियो बना सकते हो, और टच करके बार बार फोटो ले सकते हो। बताओ, तो अगर अंदर आ जाए तो आइज में स्कैनर्स, तो आप इन फ्यूचर ह्यूमनॉइड बनोगे। वन मोर थिंग जिस पे काम हो रहा है, यू डोंट हैव टू कैरी योर आईडी कार्ड्स, आपकी बॉडीज में क्यूआर कोड आएंगे। बॉडी पे क्यूआर कोड ऑलरेडी है, प्रपोजल दिया जा चुका है। प्रपोजल तो बहुत पहले आ गया था ये। उसमें यह है कि भाई सीधी सी बात है, वाई टू कैरी 10 तरीके के आईडी कार्ड। अगर कोई मुझे बोले टैटू बनवा ले तेरा क्यूआर कोड, मुझे क्या दिक्कत है। अगर वो ये कह दे दैट यू डोंट हैव टू कैरी एनी आईडी कार्ड, एनी ड्राइविंग लाइसेंस, एनी एटीएम, इतना काफ़ी है, तो क्या दिक्कत है। और हाईली स्कैनेबल हो, तुम सिनेमा हॉल में जा रहे हो, वो अपने आप हाथ से पैसे काट ले, तुम्हें लाइन में खड़े ना होना पड़े। या तुम्हारा मेट्रो कार्ड वगैरह है, वो सीधा ये है, बस तुमने मेट्रो गेट नॉक किया, खुल गया, आसान हो जाएगी लाइफ। सो दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, ये ह्यूमनॉइड बना रहे हैं। देयर आर पीपल वर्किंग ऑन द चिप्स। जापान हैज स्टार्टेड स्टडीइंग ड्रीम्स। जापान ने न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में ड्रीम्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं। ये we have solved, okay? In digital humanities, topic modeling refers to topic modeling. देखो इसमें क्या होता है, digital humanities in advanced technology helps you to study things in a very different way. For example, you are reading Vanity Fair. Let's take some Paradise Lost, okay? Paradise Lost में God है, Devil है, Good Bad, Adam Eve. If you read it on your own, can you find out how many times Adam has been used in words? ढूंढ के लिख सकते हो, एडम का नाम कितनी बार आया है, कितनी बार गॉड का नाम गॉड की तरह आया है, लॉर्ड की तरह आया है, मेकर की तरह आया है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर, तो आप तो लिख सकते हो फाइंड आउट द वर्ड मेकर, वो बता देगा 750 टाइम्स। ठीक है, आप उसमें लाइन डाल दो, प्रेज ऑफ वुमेन इन पैराडाइज लॉस्ट, कहाँ कहाँ पे है, वो आपको 150 लाइन हाईलाइट कर देगा, ओनली यहाँ पे है। आपके पास ग्राफ्स आ जाएंगे। विद दैट ग्राफ योर इंटरेक्टिव स्टडी एंड योर एनालिसिस विल बी मच बेटर। दैट इज टॉपिक मॉडलिंग। आपका जो राइट आंसर होगा, यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू डिटेक्ट पैटर्न्स एंड थीम्स। आप नाम जो चाहे कितनी बार ले लो, जैसे विट एंड नेचर इन 18th century was a big word. The word wit, the word nature was a real big word. So if Rape of the Lock you study, you will find out that wit and nature, something has been used for 72 times, something has been used for 28 times. So ये कंप्यूटर के साथ तो 100% एरर फ्री होगा। You can just write down that word and find out कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वर्ड मेकर यूज हुआ है, कहाँ पे वर्ड प्यूरिटन यूज हुआ है। So they are actually helping you, and if you have these technologies, आपका एनालिसिस बहुत बेटर हो जाएगा। What's the primary purpose of data visualization in literary digital humanities products? Data visualization, सामने स्क्रीन पे डाटा लेके आना। फायदा क्या है? यही है सी। अगर प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने ले आऊँ, मैं ला सकता हूँ, मैंने सोचा था कुछ कर सकते हैं ऐसा, पर होगा क्या, फिर वो एक्चुअली प्रॉपर लिटरेचर बचेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अराउंड पिछले 12-13 साल में जितने पेपर्स हुए, जहाँ हुए 90% पेपर मेरे पास, चाहे वो केरला सेट हो, चाहे वो झारखंड का कोई पीएससी एग्जाम हो, चाहे कहीं का, थ्रू स्टूडेंट्स, थ्रू आवर ओन अवेयरनेस वी गेट द पेपर्स। अब वो पेपर होने के बाद हमने क्या कर रखा है, हमारे कंप्यूटर्स में सारे पेपर हमने स्टोर कर दिए, नेट के, सेट के, डीएसएसबी के, पीजीटी के, हर जगह के, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम, सब जगह के। अब वो चीज़ें हमारे पास है वहाँ पे। हमारे लिए आसान क्या होता है, हम एक राइटर का नाम डाल सकते हैं, इस राइटर पे कितने क्वेश्चंस हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रिंट आउट है, जब आपको पढ़ाते रहे यूज़ कर सकता हूँ। थ्योरीज पे कितने क्वेश्चंस हैं, क्रिटिसिज्म पे कितने क्वेश्चंस हैं, किस पे कहाँ से कैसे हैं। तो सोचो आपके पास 100 पेपर्स हैं और एक सॉफ्टवेयर है जो आपको राइटर का नाम डालते ही वो 100 पेपर्स में से 100 क्वेश्चन दे देगा, दैट दीज आर द क्वेश्चंस। सो योर प्रिपरेशन लेवल विल बी स्मार्टर देन अदर्स।
So that kind of stuff, if you have more comprehensible through charts, graphs and maps. So that's the future. कम से कम 11 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं विद इन 2 years. ये तो BBC न्यूज़ पे भी आ गया है बिकॉज ऑफ AI. वाइट कॉलर जॉब्स खत्म होने वाले हैं. बैंकिंग सेक्टर 90% खाली हो जाएगा. 90% बैंकिंग सेक्टर खाली होगा. Which of these works is an example of interactive fiction involving user choices to shape the story? Na. Read the question again. Involving reader. Interactive fiction involving user choices to shape the story. मैंने बोला था ना that reader is equally involved to shape the story. Choose your own adventure series. You choose what kind of adventure you want. It is also the game series actually. You can decide the level of your game. You can decide, like if you go for VR technology. जैसे आप मॉल में जाओगे ना तो वीडियो गेम्स हैं, तो आपको लेवल देते हैं, खुद चूज करो. आप अपना खुद चूज कर सकते हो. आप अपनी स्टोरी खुद शेप कर सकते हो. अच्छा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव प्लेड प्ले स्टेशन. कितने लोगों के पास है प्ले स्टेशन? 1 2 3. अभी खेलते हो? मेरी बड़ी दबी इच्छा है यार. आई रियली वॉन्ट टू बाय, बट ये ना पापी दुनिया, द क्रूअल वर्ल्ड दैट टेल्स मी ग्रो अप. और फिर मुझे सीधा ये बोला जाता है डू यू हैव टाइम, और उसका मेरे पास जवाब नहीं होता. बट मेरा बड़ा मन करता है मैं एटलीस्ट खरीद लूँ जाके, मैं भी कुछ खेलूँ. तुम्हारे पास 5 गेम है, खेल खेल के बोर हो गए. व्हाट इफ यू गेट अ चांस टू डेवलप योर ओन गेम? अपने हार्ड लेवल खुद डेवलप करो. सो दिस इज एक्चुअली अ गेम स्टोरी, बट हियर द रीडर कैन टेक हिज ओन एफर्ट्स टू डेवलप द स्टोरी. चूज योर ओन एडवेंचर सीरीज है ये, याद रखना. Which of the following author is known for creating Victory Garden, a key work in hypertext? Stuart Malthorpe. ये भी one of the best work है, सबसे ज़्यादा hypertext link यूज हुए हैं. स्टुअर्ट माल्थरॉप की बुक है विक्ट्री गार्डन, सबसे ज़्यादा hyperlinks यूज हुए हैं. 13,000 प्लस hyperlinks इस किताब को लिखने के लिए. तो दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज़. इसमें क्लिक करने वाले 13,000 प्लस लिंक्स हैं. Like if you open this book on internet, 13,000 links are there to read and understand this book, what he wants to say. It's a good story. Which of the following is not typically a feature of electronic literature? Only scan karna is not the part of electronic literature. If you're just copying it, or you just got a printed photocopy, or you clicked a photo, so even if it is digital, it is not the part of electronic literature. इसमें interaction नहीं है, creativity नहीं है, आपने सिर्फ scan किया है. so ये नहीं है, बाकी सारे हैं. non-linearity होता है, dynamic animated होता है, hyperlinks होते हैं, बाकी सब है. Who among the following is associated with literary data mining and has explored canon formation through computational means? Moretti. Literary data mining is the part of distant reading. हाइपरलिंक्स को क्लिक करने की प्रोसेस को बोलते हैं डाटा माइनिंग. माइनिंग होती है ना, खोद के निकालना. तो अगर आप किसी चीज़ के हाइपरलिंक्स को क्लिक करके यू आर गेटिंग दैट मीनिंग, दैट इज लिटरेरी डाटा माइनिंग. फ्रैंको मोरेटी, राइट आंसर. विच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड टू होस्ट एंड प्रिजर्व बॉर्न डिजिटल लिटरेरी वर्क्स? प्लेटफॉर्म है, इट इज ELO, बट ये ऑर्गेनाइजेशन की जगह कलेक्शन है, ELC, विच इज द पार्ट ऑफ ELO ओनली. क्योंकि यहाँ कलेक्शन वर्ड आ रहा है ना, तो कलेक्शन देखो, होस्ट एंड प्रिजर्व, तो ये कलेक्शन वर्ड है. बट द पार्ट ऑफ ELO, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन, इज द बेस, उसके अंदर का पार्ट है ये. ठीक है, ELC. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइनेटिक पोइट्री, व्हाट रोल डज मोशन प्ले इन रीडर्स एक्सपीरियंस? काइनेटिक पोइट्री से फायदा क्या है? मोशन, जो मतलब मूविंग वीडियोज का फायदा क्या है? रीडर के एक्सपीरियंस में क्या फायदा आता है? बस, ठीक है. अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. बहुत बढ़िया. ठीक है, वी आर डन विद दिस.